नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश आज एक ऐसी लड़ाई के मुकाम पर खड़ा है जिसे कभी खत्म करना असंभव माना जाता था। साल 2014 से पहले नक्सलवाद का लाल साया 126 से ज्यादा जिलों तक फैला हुआ था। जंगलों से लेकर शहरों तक डर और हिंसा की कहानी लिखी जाती थी और हजारों सुरक्षा बलों व नागरिकों की जानें दांव पर थी। लेकिन पिछले एक दशक में सरकार की संयुक्त रणनीति, कठोर सुरक्षा अभियान, बेहतर खुफिया तंत्र, सड़क और संचार जैसी विकास परियोजनाएं और आत्मसमर्पण व पुनर्वास की नीति ने इस सबसे लंबे चले आंतरिक युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। आज नक्सलवाद लगभग 11 जिलों तक सिमट चुका है। हिंसा में 70 से 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है और 8,700 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर हथियार छोड़कर मुख्यधारा का रास्ता चुना है। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सबसे शांत लेकिन सबसे निर्णायक जीत की गाथा है। एक ऐसी जीत जिसने जंगलों में बहता खून रोका और लाल गलियारे को विकास और लोकतंत्र की नई रोशनी से भर दिया। आज हम उसी परिवर्तन की कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि 2014 से पहले की स्थितियां कैसी थीं और 2014 के बाद से लेकर अब तक नक्सलवाद पर क्या कुछ हुआ है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो की। गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलवाद से निपटने की रणनीति पहले से कहीं अधिक तेज, केंद्रित और परिणाममुखी दिखाई दी है। उन्होंने सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण, खुफिया समन्वय, तकनीक आधारित ऑपरेशनों और नक्सल प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों को एक साथ जोड़कर एक बहुआयामी मॉडल खड़ा किया। इसी वजह से देश में नक्सल हिंसा में 80% से ज्यादा की गिरावट आई। नक्सलियों के गढ़ लगातार टूटे और हजारों कैडर्स ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा अपनाई। अमित शाह बार बार कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नक्सलवाद के अंत के सबसे करीब है और आत्मसमर्पण के आंकड़े इसी बात को जमीनी स्तर पर साफ उजागर कर रहे हैं। मुझे कोई संकोच नहीं है रूथलेस स्ट्रेटेजी पर शब्द प्रयोग करने में। हमारी सरकार की नीति है जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूकरेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है, हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। 290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे। 290 के सामने 1090 गिरफ्तार किए हैं। जहां गिरफ्तारी संभव थी वहां हमने गिरफ्तार भी किए हैं और वो आज कानून की कोर्ट में। और उसके साथ 1090 के साथ 881 सरेंडर कर दिए। ये बताता है कि सरकार का अप्रोच क्या है। सरकार का अप्रोच ये है कि हम पूरा प्रयास करते हैं नक्सली को अरेस्ट करने का, सरेंडर कराने का मौका भी देते हैं, एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आए हैं। मगर जब आप हाथ में हथियार लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए निकलते हो, तब सुरक्षा बलों के पास और कोई चारा नहीं होता, गोली का जवाब गोली से ही देना होता है। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को। नक्सलवाद एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है और ऐसे में बीती सरकारों ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। लेकिन बीते एक दशक में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से बदलाव की बयार साफ नजर आई है। आइए कुछ अहम तथ्यों के जरिए आपके साथ हम साझा करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं कि किस तरह से बीते एक दशक में बहुत कुछ बदला है। उसके आंकड़े आपके सामने हैं।
सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है वो सुरक्षा, विकास और सशक्तिकरण पर सरकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसके बाद ये साफ तौर पर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नक्सलवाद के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए और सुरक्षा बलों को तमाम निर्देश दिए गए, जिसके बाद हमने देखा कि हिंसा की घटनाओं में लगभग 81% की जो कमी है वो यहां पर भारी कमी नजर आई है, क्योंकि तमाम एक्शन यहां पर लेते हुए नजर आए। इसके अलावा अन्य आंकड़ों पर नजर डालें तो सुरक्षा ग्रिड को किस तरह से मजबूत किया गया ये आप समझिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए, जिससे ये जो ऑपरेशंस हैं उनको और तेज गति मिली। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन और नाइट विजन उपकरण भी दिए गए और इनसे साफ तौर पर बहुत बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो नक्सलवाद पर पड़ा, क्योंकि रात में भी उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती थी और जो दूरगामी इलाके थे, जंगलों के इलाके थे, वहां तक भी इसको सीमित ना रहकर वहां पर भी इसकी सीमाओं को बढ़ाया गया। इसके अलावा अगले पॉइंट्स की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो विकास का विस्तार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 12,000 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनाई गई, जो साफ तौर पर कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आई, जिससे जो तमाम दल हैं उनको आसानी हुई और इससे मुख्यधारा से जोड़ा गया। जो तमाम ऐसे पिछड़े गांव थे उनको मुख्यधारा से जोड़कर शहरों से कनेक्ट किया गया। इसके अलावा 8,640 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित किए गए और जिससे विकास और संपर्क में सुधार हुआ। यह अपने आप में बहुत बड़ी पहल थी, जिसके बाद हमने देखा कि इस पर जो करारी चोट है उसको करने के लिए जो सरकार थी और उसके अलावा जो तमाम एजेंसियां और तमाम इसके अलावा पुलिस बल जो तैनात थे उनको आगे सक्रियता मिलती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर हम बताएं तो आपको कि तेंदुपत्ता, लेवी और अन्य अवैध वसूली को भी रोका गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी पहल थी और इससे तमाम हमने देखा कि जो नीतियां बनी उससे बहुत ज्यादा इजाफा होता हुआ नजर आया। और उसके बाद ये सब कुछ इसीलिए कारगर साबित हुआ क्योंकि एक बड़ा निर्णय लिया गया और लगातार एक्शन लगातार लेते हुए नजर आए, तभी एक संकल्प लिया गया है कि 2026 तक इसे खत्म किया जाए। इसके बाद ऑनलाइन नीलामी जैसे कदमों से नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को कमजोर किया गया, यह अपने आप में बहुत बड़ी पहल। और उसके अलावा भी हम आपको बताएं कि किस तरह से लगातार जो हमने देखा है इसमें बहुत सारी तेजियां नजर आई हैं। बेहतर सरेंडर पॉलिसी के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार डाले हैं और इसके अलावा भी तमाम ऐसे बड़े काम किए गए हैं कि जिनके आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 8,751 ने आत्मसमर्पण किया है। आप समझिए कि लगातार हमने देखा कि जिस तरह से जो नीतियां अपनाई गई उनको किस तरह से निर्देश के जरिए, एक एक्शन फॉर्म के जरिए आगे बढ़ते हुए नजर आए, तभी यह सब कुछ संभव हो पाया है जिसके बारे में आज हम बात कर पा रहे हैं। क्योंकि नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव और बस्तर ओलंपिक जैसी पहलों का भी वहां पर उसकी शुरुआत की गई, जो अपने आप में बहुत बड़ी पहल इसलिए भी दिखाते हैं क्योंकि आने वाले समय के लिए पहले से पता था कि अगर बेहतर भविष्य का निर्माण करना है तो साफ तौर पर तमाम राज्यों को और ऐसे नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं, जो जिले हैं, उनको मुख्यधारा में लाना बहुत जरूरी हो जाएगा। और इसीलिए तमाम जो टफ स्टेप और टफ रणनीतियां बनाई गई, यानी कह सकते हैं कि जो मजबूत नीतियां बनाई गई, उन्हीं से आज हम देख पा रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो लगातार एक अच्छे रिजल्ट लेकर सामने आ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद को खत्म करने का जो संकल्प लिया गया है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए कारगर साबित हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे और आंकड़ों के जरिए बताएंगे भी कि कैसे पहले की सरकारों ने अपना मुंह इस तरफ नहीं देखा, इस तरफ अपना जो नजरिया था वो नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से ये जो नक्सलवाद है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। To the world that is future ready. Bob World. Tap you all, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. Rock you all. Investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. So this isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मिलिए
ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए लगातार जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। ऐसे में तमाम दल इसमें आगे बढ़ते हुए, तमाम एजेंसियां आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं। पुलिस बल ने साफ तौर पर अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। क्या कुछ रहा है बीते एक दशक में, ये तो हमने कुछ ग्राफिक्स के आंकड़ों के जरिए हमने आपको दिखाया। आगे भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बीती सरकारों ने यहाँ पर साफ तौर पर वो अपने स्टेप्स नहीं उठाए, वो कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से जो नक्सलवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। उससे पहले हम आपको अपने जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डीजी हैं पुलिस। सर बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ हमारे साथ आलोक बंसल जी जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं फाउंडेशन इंडिया। सर बहुत स्वागत आपका भी। और सबसे पहले जो शुरुआत में करूंगा विक्रम सिंह जी आप ही से, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार इस तरह की जो कवायदे रही हैं उसमें बहुत तेज गति आई है। आप कैसे देखते हैं बीते पिछली सरकारों के, अगर हम आंकड़ों की बात करें तब, और अभी बीते एक दशक में हम जब मोदी सरकार की बात करते हैं तब, तो आपको कितना बड़ा फर्क और अंतर नजर आता है जो नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है? गौरव जी, आलोक जी नमस्कार। मैंने इसको बहुत नजदीकी से इस समस्या को देखा है, झेला है और इसके साथ दोनों हाथ भी किए हैं। कोई मुकाबला हो नहीं सकता, जमीन आसमान का अंतर है। 2008 में मैं एक मिसाल देता हूं, पुलिस महानिदेशक सम्मेलन जो वार्षिक दिल्ली में होता है जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, तत्कालीन डायरेक्टर आईबी अजीत डोवल साहब ने कहा था कि भारत के 40% भूभाग पर नक्सल पंथियों का नियंत्रण है, 40%। और पशुपत से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर को कहा जाता था कि ये जैसे एक खंजर है भारत की पीठ में। जो खनिज का जो बिल्कुल भंडार था वहां पर इनका पूरे एक तरीके से कब्जा था, धन उगाही थी, हजारों करोड़ की इनकी धन उगाही थी। लेकिन कोई एकीकृत कमांड सिस्टम नहीं था। ड्रोन को तो भूल जाइए, जो बेसिक जो मोबाइल टावर्स होते हैं, सड़क होते हैं, पुल होते हैं, उसकी एब्सेंस थी। कोई एरिया डोमिनेशन का कंसेप्ट ही नहीं था। हम लोग बिल्कुल रिएक्टिव हुआ करते थे। मतलब उत्तर प्रदेश में भी 5 जिले आजादी थे, उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल रिएक्टिव हुआ करते थे। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नाम की चीज नहीं थी। और जो भयावह स्थिति थी, जिस तरीके से सीआईएसएफ की आर्मरी पर हमले होते थे और लूटी जाती थी, जहानाबाद आपके एक तरीके से जेल ब्रेक हुआ जिसमें सारे कैदी छुड़ाए गए। इसके अलावा एक ट्रेन पूरी की पूरी हाईजैक हो गई। इस तरीके की भयावह स्थिति थी। और जिस तरीके आपके पैरामिलिट्री की हत्याकांड होते थे एम्बुश करके, 75 की जो होती थी, और ये गढ़चिरौली है, दांतेवाड़ा है, ये सब चीजें जो है हमारी आपकी याददाश्त में है। अब जो हो गया है, टेक्नोलॉजी को आगे करना, एरिया डोमिनेशन करना। आपने प्रारंभिक संबोधन में खुद कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, नाइट विजन डिवाइसेस, इसके अलावा मोबाइल टावर्स, इंडिया रिजर्व बटालियन, इन तमाम चीजों ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिया है। और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अरेस्ट, सरेंडर, और नहीं तो गृह मंत्री ने जिस टंकार के साथ ये संबोधन किया है, जिनकी ओजपूर्ण वक्तव्य से मैं समझता हूं कि सभी पैरामिलिट्री पुलिस बल में एक ऊर्जा स्फूर्ति का संचार हुआ है। नहीं तो फिर गोली का जवाब गोली से। ऐसा वक्तव्य गौरव जी आपने भी और मैंने भी नहीं सुना। बिल्कुल। आलोक जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शकों के लिए भी हम बता दें, हम कुछ आंकड़े भी साझा कर रहे हैं कि 2004 से 2014 तक किस तरह से उस दशक में लगातार हमने देखा कि जो नक्सलवाद था वो प्रभावित हुआ और उसको किस तरह से बढ़ावा मिलता हुआ नजर आया और सरकार ने कुछ नहीं किया। ये कुछ हम आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आलोक जी, आप ही का रुख करता हूं, आप कैसे देखते हैं, अगर हम बीते एक दशक को देखें और उसके पहले की, बीते दोनों सरकारों का अगर हम साफ तौर पर एक मूल्यांकन करना चाहें कि किस तरह से वहां पर क्या स्थिति थी और उसके बाद अभी बीते दशक में क्या स्थिति नजर आती है? क्योंकि हमने देखा है कि मार्च 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है वो कहीं ना कहीं उस ओर बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम हमने देखा है कि जो नक्सलवाद है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत कारगर स्टेप्स उठाए गए हैं।
देखिए, आज जो स्थिति है, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा कि सिर्फ 3 जिले हैं जो प्रभावित हैं और कुछ जिलों में है जहां पे थोड़ा बहुत इनका इन्फ्लुएंस रह गया है। ये स्थिति उस समय से मूलभूत रूप से परिवर्तित है जो पहले स्थिति थी, जिसके बारे में विक्रम सिंह जी ने बताया, जब पूरी ट्रेन हाईजैक हो रही है, जहानाबाद में जेल छुड़ाई जा रही है। लेकिन क्या परिवर्तन आया और क्यों परिवर्तन आया, इसको समझना आवश्यक है। पहली चीज तो यह है कि केंद्र सरकार ने इस बार जो सारे राज्य जो नक्सलवाद से प्रभावित है उनमें जो समन्वय बैठाया वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, जो केंद्रीय पुलिस संगठन है उनका जो आधुनिकीकरण किया, उनका जो प्रशिक्षण में सुधार किया गया और उनको जो तकनीकी हथियार और तकनीकी जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए, जिससे कि इनकी जो बातें थी, इनके जो कम्युनिकेशंस था, उसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सका और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो विकास को नई गति प्रदान की गई। जैसे कि आपने मोबाइल टावरों की बात की, ये मोबाइल टावरों के आने से जिस तरीके से हमारी संचार व्यवस्था उन जगहों पे बेहतर हुई, विशेषकर छत्तीसगढ़ के जो बस्तर इलाका है जहां पे कि सैकड़ों किलोमीटर तक कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं होता था, सड़क नहीं होती थी और कुछ नहीं होता था, वहां पे जब मोबाइल टावर आ गए तो यही केंद्रीय पुलिस संगठन जो है अपने जो नेतृत्व था उससे बात कर सके। हमने पहले देखा कि किस तरीके से केंद्रीय पुलिस संगठन के कर्मियों को एम्बुश लगाकर, घात लगाकर ये उन पर हमला करते थे और काफी बड़ी संख्या में नरसंहार होता था। आपने देखा कि कांग्रेस की ही लीडरशिप सुकमा से आते हुए किस तरीके से वाइप ऑफ कर दी इन लोगों ने सड़क से। तो इस तरीके की जो घटनाएं थी वो दिखला रही थी कि इन क्षेत्रों में शासन व्यवस्था का करीब करीब संपूर्ण रूप से अभाव था। अब जो सरकार की नीति है, जो कैरेट और स्टिक की पॉलिसी है कि जो आत्मसमर्पण कर रहा है उसके लिए रेड कारपेट है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा कि अब पिछले कुछ समय में नक्सलियों के बड़े बड़े नेता जो कि काफी उच्च स्थिति में थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया और साथ ही साथ जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और जिनकी सालों से पुलिस को तलाश थी उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। बड़े बड़े नेता मारे गए और उनके बड़े बड़े जो इनके लीडर्स थे उनको खत्म कर दिया गया। और अब जो ये जो दुर्गम क्षेत्र है वहां लोग विकास का जो चक्र है उसको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास के द्वारा उनकी जिंदगी परिवर्तित हो रही है और जो माओवादियों का जो प्रोपेगेंडा था नक्सलाइट्स का वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। तो केंद्रीय पुलिस संगठनों लेकिन एक बात और समझने वाली है, तमाम स्टेप्स तो उठाए गए, वो तो हमने देखा कि मुख्यधारा से जोड़ा गया, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया, उसके अलावा तमाम ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन जो आर्थिक फंडिंग जो थी उसको रोकने के लिए वो कितना बड़ा कारगर स्टेप साबित हुई जो नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए बहुत अहम इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो साबित हुई है। देखिए, पहले क्या था, ये तेंदू पत्ते की जो नीलामी होती थी इसमें इनका कट होता था। जो भी व्यापारी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर इन क्षेत्रों में काम करता था उनसे पैसे लिए जाते थे और तो और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे इनको ये लोग मैनिपुलेट करते थे। इन लोगों की मर्जी के बिना कोई जो ठेकेदार था वहां ठेके के लिए बोली नहीं लगा सकता था। लेकिन जब से ऑनलाइन बिडिंग शुरू हो गई तो ये सारी चीजें जो है खत्म हो गई और इनके जो आर्थिक उगाही के तो तरीके थे वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। और उसके बाद जैसे जैसे इनके ऊपर आर्थिक शिकंजा कसता चला गया और इनके जो थी गतिविधियां जो थी उतनी ही कम होती चली गई और जिस तरीके से केंद्रीय पुलिस संगठनों के ऊपर जो शिकंजा था उसको अपना कसते चले गए, आपने देखा कि उसका असर क्या है। आज पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुके हैं जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है और जो हमारे वहां के जो ट्राइबल्स थे वो समझ गए हैं कि किस तरीके से उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा था। और इसीलिए हमने देखा है पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया उनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और मेरे को आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि अगले साल तक इस समस्या से पूरी तरह से निदान पालेगा भारत। बिल्कुल, इसी बात की उम्मीद भी लगातार देखी जा रही है और हम देख रहे हैं तमाम जो दल हैं, तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार एक्शन फॉर्म में भी नजर आ रही हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास।
जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। UP on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। Welcome to the world that is future ready. Bob World. Tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. Rock your world, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. So this isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विक्रम जी, आप ही का रुख कर रहा हूं और सर आप ही से समझना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा कि बीते एक दशक में तमाम सपोर्ट सरकार की तरफ से मिला। ये सपोर्ट कितना अहम साबित हुआ है तमाम एजेंसियों के लिए, पुलिस बल के लिए, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनसे छुटकारा पाने में, उनको न्यूट्रलाइज करने में बहुत कारगर साबित हुआ है। गौरव जी, मैंने दोनों दौर देखे, पहले का भी और बाद का भी। जी। जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन था, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, एरिया डोमिनेशन होती है और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है। आप ये तो भूल जाइए, जो मौलिक चीजें थी चरमपंथियों के पास, आपके पास एक जनरेशन हथियार इनके पास हमसे आगे थे। लेकिन ये संतोष का विषय है, जैसा आलोक जी ने प्रकाश डाला, कि जो आधुनिकतम हथियार है और आधुनिकतम आपकी जो स्ट्रेटेजी, फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स की जो है, जिसमें आपकी ड्रोन भी, एरिया डोमिनेशन है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2010 के आसपास डीजी साहब कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि बस्तर, उनका लगता है आप कभी बस्तर के जंगलों में गए नहीं। अब लेकिन आज की ये संतोष का विषय है कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना करके बस्तर में, जो कि एक उनका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसको नेस्तनाबूद किया, चकनाचूर किया। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ट्रेनिंग का अपग्रेडेशन, हथियारों का अपग्रेडेशन और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस का कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक बहुत संदिग्ध हो गया था। मैं तो आपसे यहां तक कहूं गौरव जी कि मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता था कि बिहार के साथ हमारा बॉर्डर लगता था, कोऑर्डिनेशन तो छोड़ दीजिए, एक तरीके से विरोधाभास होता था और भूल जाइए, चरमपंथी हमारे यहाँ वारदात करके वहां भाग जाते थे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे और वो ये कहते थे नहीं, हमारे यहाँ कोई चरमपंथी नहीं है। तो अब वो स्थितियां नहीं है और एक तरीके से पूरा राष्ट्र एक होकर के, एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और हर तरीके से विकास का भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी, फेयरनेस का भी, प्रशासन का भी, और एक तरीके से जो तेंदुपत्ता उसमें जो कुरीतियां थी व्यापार वगैरह में, उन सब को एक तरीके से जो मिडिल मैन इनको चूस देते थे, वो सब कुरीतियां समाप्त हो गई गौरव। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विक्रम जी, बहुत महत्वपूर्ण ये सारी बातें हैं और लगातार हमने देखा है कि इस पर जब से सरकार एक्शन में आई है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस बल के अलावा भी तमाम जो एजेंसियां हैं जो लगातार इसका सामना कर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा बल मिलता हुआ नजर आया है। समय हमारे पास बस इतना ही है। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है, ये चर्चा का विषय ऐसा है कि इस पर और भी देर चर्चा हो सकती है, लेकिन समय हमारे पास बहुत सीमित है। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जो जानकारियां हैं, जो बातें हैं, वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखा आपने कि किस तरह से लगातार जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन पर नकेल कसी जा रही है और लगातार नक्सलियों को और इस नक्सलवाद को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। सरकार एक्शन में है, इसीलिए जो एजेंसियां हैं, जो तमाम सुरक्षा बल हैं, वो एक्शन में हैं और यही एक्शन फॉर्म है जो लगातार हम देख रहे हैं कि मार्च 2026 तक का जो संकल्प रखा गया है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।